बीते साल रियल एस्टेट के लिए अच्छे दिन रहे। इस साल कैसा रहने वाला है, क्या उम्मीदें हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, ये जानने के लिए हम बात कर रहे हैं ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक के नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी जी से। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। क्या उम्मीदें हैं इस बार के रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से और बूस्ट मिले? तो पर्टिकुलरली रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 सालों में ग्लोबली और भारत में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। सेल्स वॉल्यूम पे, प्राइसेस पे भी, और इसी के साथ में लॉन्चेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ये बात हो गई ग्लोबल हाउसिंग मार्केट्स की, और इंडिया में भी यही बात रही। पर्टिकुलरली लास्ट 3 सालों में हमने ये देखा कि ये जैसे मार्केट उभरा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, भावों में तेज़ी में, वो मिड और प्रीमियम सेगमेंट्स में बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो एक मार्केट का सेगमेंट है, जो अफोर्डेबल सेगमेंट, 50-60 लाख रुपए से कम के घरों की जो बात करते हैं, वहाँ पे प्रेशर देखा गया है। हर सेगमेंट में कंज्यूमर्स की डिज़ायर और एबिलिटी बहुत मायने रखती है। डिज़ायर हर कंज्यूमर की रही है मकान ख़रीदने की, लेकिन जो एबिलिटी है कुछ तबके की वो कम हुई है। जिसी के मद्देनज़र हम ये देखते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार इस सेगमेंट में पुरानी स्कीमों को रिवाइव करे या कोई और बेहतर स्कीम्स लेके आए जिनसे इन कंज्यूमर्स की जो अफोर्डेबिलिटी है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आए। लास्ट 2 सालों में ब्याज दरों की बढ़ोतरी की वजह से करीब 15-16% श्रिंकेज आई है अफोर्डेबिलिटी की। इसी के साथ में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भी श्रिंकेज आई है अफोर्डेबिलिटी में। तो हम इस साल के अंत तक ब्याज दरों में भी कटौती देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में क्योंकि बजट का मौका है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है सेंट्रल स्कीम्स को लेकर के, वहाँ पे अगर डायरेक्ट फिस्कल सब्सिडी इंटेंडेड बेनिफिशियरी को मिले जो कि बायर है, तब फिर बहुत फ़ायदा होगा इस सेगमेंट में। और अभी अगले 2 से 3 साल तो मिड और प्रीमियम सेगमेंट के दारोमदार पे बहुत अच्छा मार्केट चल सकता है। लेकिन अगर हमें लंबे समय की दौड़ लगानी है तो जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, लोअर सेगमेंट है, उसे हमें मीनिंगफुली रिवाइव करना पड़ेगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जी। सर बात जब प्रधानमंत्री आवास योजना की आती है, बहुत अच्छी योजना है, लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर उसका दायरा क्या होना चाहिए, तो वो उसकी परिभाषा किस तरह से बदलनी चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग की मेट्रो सिटीज़ के लिए? तो दो तरीके से देखना चाहिए इस चीज़ को। पहला तो है कि मकानों की कीमतों की जब हम बात करते हैं ख़ास करके, तो जो स्कीम्स है, पीएमए स्कीम्स हुई, वो होम बायर की इनकम और मकानों की साइज़ के मायने के हिसाब से लिंक की गई है। तो दोनों ही मौक़ों में दोनों ही इन पैरामीटर्स में स्कोप है बढ़ाने का, या फिर जो इंटर सब्सिडी मिलती है जहाँ पे 2-2.5 लाख के करीब 2,70,000 तक की सब्सिडी मिलती है, इन अमाउंट्स को भी बढ़ाने का स्कोप है। जब ये बढ़ता है तब फिर मीनिंगफुली बढ़ता है। नहीं तो अगर समझ लीजिए आज 70-80 लाख रुपए का कोई घर खरीदता है या लोअर सेगमेंट में भी, तो परसेंटेज बेनिफिट के हिसाब से बहुत कम आता है, और मकानों की कीमतें पर्टिकुलरली इन टॉप के 4-5 शहरों में बहुत ज़्यादा है। तो ये बढ़ाने की वजह से ये फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट 50 लाख की लिमिट नहीं है जहाँ तक इन स्कीम्स की बात आती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो लिमिट आ जाती है जहाँ पे गवर्नमेंट बढ़ोतरी देख सकती है। दूसरा जो एक बात है वो है कि यहाँ पे जो ज़मीनों की कीमतें हैं जो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के मकान बन नहीं पाते हैं। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर से ये उम्मीद रखना बहुत मुश्किल होगा कि लोअर सेगमेंट में या सब्सिडाइज रेट में मकान आए। लेकिन अगर सरकारी लैंड है कोई डिफेंस डिपार्टमेंट की या रेलवे की, जिसे एक रेंटल हाउसिंग फ्रेमवर्क के तहत रिलीज़ किया जाए सस्ते घरों के लिए, चाहे वो वर्कर हाउसिंग के सेगमेंट में या लेस देन 50-60 लाख रुपीज़ के सेगमेंट में, तो फिर वहाँ पे बहुत सप्लाई इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा इन शहरों में जहाँ पे ज़मीन कम है, महंगी है, और इस वजह से लोअर सेगमेंट के मकान आ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके की कुछ स्कीम्स पे काम किया जा सकता है। जी, और एक लंबी मांग रही है सर कि रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा भी मिले, तो इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको?
तो कंट्रीब्यूशन तो रियल एस्टेट सेक्टर का बढ़ते ही रहा है, हाँ। पर्टिकुलरली कुछ मार्केट सेगमेंट्स में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का टैग मिला है, उससे फ़ायदा भी हुआ है। तो अगर इंडस्ट्री स्टेटस मिलता है तो उतनी रिकॉग्निशन होगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ से, गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ से, और मिल भी सकता है क्योंकि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस काफ़ी आई है इस सेक्टर में। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफ़ी हाई रहा है डेवलपर्स के लिए। अगर हम कंपेयर करें दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में, चाहे आईटी देख लीजिए और भी दूसरे सेक्टर्स हैं, तो अगर हमें इसे मीनिंगफुली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना है तो फिर हमें इंडस्ट्री स्टेटस जैसे आइडेंटिफिकेशन देने पड़ेंगे, ताकि बहुत एक फेवरेबल तरीके से लेंडर्स और दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा देखा जाए इस सेक्टर को। जब क्योंकि जब वो होगा, जब कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे और बेटर फंड फ्लो आएगा, तब ही मकानों की कीमतों में भी रुझान बराबर होगा, ताकि कस्टमर सही तरीके से खरीद पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू।